चलो, तो हमारे सभी विद्यार्थियों को, YouTube वाले विद्यार्थियों को भाई हमारी तरफ से जय माता दी, जय राम जी की। और हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक और नया लेक्चर लेकर आए, बहुत ही मजेदार लेक्चर है। इसमें हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, जो कि हमने पिछले 3 लेक्चर में डिस्कशन करा था रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी का, और उनके कॉन्सेप्ट को न्यूमेरिकल में मैं उनके फिजिकल मतलब लेके आऊंगा कि किस तरीके से इस वैल्यू का क्या मतलब है। तो बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है ये, और बिल्कुल एनईपी के अकॉर्डिंग है, तो इसको समझने की जरूरत है। बात को समझना, देखो याद और समझ दो अलग अलग बातें होती है, तो समझ बहुत जरूरी है। क्यों भाई, सही कह रहा हूं ना? हाँ। तो अब हमारे विद्यार्थी भी, अब हमारी क्लास हो गई है स्टार्ट, ठीक है। अब इसमें देखो, ये एक एनसीईआरटी का है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूं मैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं ये, और सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 3। देखो इसमें क्या है, ये कहता है एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो रूम टेम्परेचर क्या है? 27 डिग्री सेल्सियस। तो पहला टेम्परेचर तो यही है, T1 हो गया, ओके। द रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट इज 100 ओम। उसका रेजिस्टेंस कितना हो गया? इस टेम्परेचर के ऊपर उसका रेजिस्टेंस 100 ओम आपको दे रखा है। अब यार एक बात बताओ, ये हमारी पहली वैल्यू होगी रेजिस्टेंस की, ये हमारा पहला हो गया। अब ये कहता है व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट इफ द रेजिस्टेंस इज फाउंड टू बी 117 ओम, 117। यानी कि आप ये बताओ कि कुछ समय के बाद उस एलिमेंट का रेजिस्टेंस 117 ओम अगर हो गया तो टेम्परेचर बताना है, ठीक है भाई। चलो जी, बताएंगे टेम्परेचर भी। और ये कहता है given that the temperature coefficient of resistor, given that the temperature coefficient of resistor अल्फा, ये आपको कितना बता रहा है? 1.70 इंटू 10 की पावर -4 पर डिग्री सेल्सियस। ये बात हो गई। तो आपसे अब इतनी वैल्यू हो गई, तो उसने पूछ लिया कि T2 की वैल्यू कितनी है। देखो बच्चों, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन में ये अल्फा क्या बता रहा है? व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ दिस अल्फा? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, इसका क्या मतलब है? टेम्परेचर ऑफ रजिस्टर। इसलिए मैं कल दोनों वर्ड यूज कर रहा था कि यार इसको टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी भी मान लो और टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टर भी मान लो, ठीक है भाई। तो यार अब यहां पर जो फॉर्मूला था हमारे पास अल्फा का, जो हमने कल ड्राइव करा था, वो क्या था? R2 माइनस R1, R1 और T2 माइनस T1, ठीक है। इसको रीअरेंज कर लेते हैं पहले इक्वेशन में। तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R1 इंटू अल्फा, और T2 हमसे पूछा गया है, तो R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R1 अल्फा प्लस T1। ये हो जाएगा भाई, ठीक है ना। अब क्योंकि मैंने ये पूरा स्टेप में लिखा है तो इसलिए लेंथी बन गया, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे और आपको ये नंबर, अब देखो सुनो, ये कहां से आता है? ये 8वीं क्लास के रेशनल चैप्टर से आता है। रेशनल इरेशनल नंबर थे ना वहां पर, तो उसी में आप लोग उन्हीं नंबरों को राइट लेफ्ट करते थे। अब यहां नंबर की बजाय जो है अल्फा, आर और टी, इस तरीके की वैल्यू चलती है। कॉन्सेप्ट सेम है। अब देखो ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये याद करो 11th क्लास में जो हमारा थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, उसमें जो लीनियर एक्सपेंशन है, उसमें भी सेम वैल्यू थी, L2 माइनस L1 अपॉन L1 T2 माइनस T1 बराबर अल्फा। तो कुछ नया फॉर्मूला नहीं है ये, इसको आप लोग ये मत सोचो कि ये कुछ नई वैल्यू आ गई। वहां पर अगर आप इसको 11th में समझ के आ गए तो यहां तो ये चुटकियों का काम हो गया, है ना। अब यहां पर देखो भाई, R2 माइनस R1, देखो कैलकुलेशन करो मेंटली। क्या करना है? कैलकुलेशन करो मेंटली। 117 में से 100 घटा दो तो कितना आ गया? 17। R1 कितना है? 100। और अल्फा कितना है? 1.7
इंटू 10 की पावर -4। तो यार ये तो हो गया 17 गुणा में 10 की पावर -5, तो ये ऊपर ले जाओ, ठीक है, क्लियर है बात। और प्लस में कितना कर दो 27, कोई वैल्यू में चेंज तो नहीं ना भाई, हाँ कोई चेंज नहीं है, काट दो अब इनको। तो कितना हो गया यार, 1000 और 1027 आ गया। लो बात समझ में आ गई। अब एक बात बताओ यार, ये वाली वैल्यू, अब सुनो रे, ये वाली वैल्यू अल्फा की बड़ी है या छोटी है, बताओ। छोटी है ना, हाँ क्यों है, क्योंकि 17 गुणा 10 की पावर माइनस 17 गुणा 10 की पावर -5 हो जाएगी, 1.7 है ये। तो मैंने तो डेसिमल हटा के बात करी ना, समझे। हाँ तो इस बात को याद रखो ना कि अगर मैंने बात घुमा दी, कंसंट्रेशन भी तो देखनी है, समझे। क्वेश्चन हो गया, चलो इस तरीके से, बहुत ही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, कोई बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं थी, है ना। अब देखो इसके बाद अगला एक क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखे हैं, हटाते हैं इसको, हटा दूं, चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यूनिट्स का ध्यान रखना जरूर। ए नेग्लिजिबल स्मॉल करंट इज पास थ्रू ए वायर ऑफ लेंथ 15 मीटर। एक वायर है, ए नेग्लिजिबल करंट मतलब बहुत कम करंट उसमें से पास करा जा रहा है, वायर है जिसकी लेंथ है 15 मीटर, लेंथ दे दी 15 मीटर, ठीक है। ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन 6 इंटू 10 की पावर -7, तो एरिया दे दिया 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर, ओके। एंड इट्स रेजिस्टेंस इज मेजर्ड टू बी 5 ओम, उसका जो रेजिस्टेंस आया वो 5 ओम आया, ओके। तो व्हाट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल एट द टेम्परेचर ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, तो आपको उसकी रेजिस्टिविटी आपसे पूछ ली गई है, भैया रेजिस्टिविटी बताओ कितनी है। देखो ये क्वेश्चन है जो रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी के आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए है, ये एक न्यूमेरिकल नहीं है। फिजिक्स का कोई, एनसीईआरटी का, फिजिक्स की बुक का कोई भी क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल ट्रीटमेंट नहीं चाहता है, वो एक कॉन्सेप्ट ट्रीटमेंट चाहता है। आपको ये पता होना चाहिए कि यार ये एक कॉन्सेप्ट है और इसका मतलब क्या है, वो हमें समझना है। बात समझ आ गई। तो अब अगर मैं यहां बात करूं तो आर की वैल्यू क्या होती है, रो एल बाय ए, तो रेजिस्टिविटी हो जाएगी आर ए बाय एल, ठीक है। रेजिस्टेंस दे दिया 5, एरिया हो गया 6 गुणा 10 की पावर -7 बटे 15, ठीक है। तो यही वैल्यू है इसमें एज इट इज, कोई इसमें बहुत बड़ी सी बात है नहीं। तो ये तो सारा कट गया, तो कितना हो गया देखो, कितना हो गया, ये 5 थी, 3 दूनी 6, 2 गुणा 10 की पावर -7 पर डिग्री सेल्सियस, 2 गुणा 10 की पावर -7, समझ में आ गई बात, है ना। अब देखो 2 गुणा 10 की पावर -7 ये एक वैल्यू आई है, और पिछले क्वेश्चन में क्या था कि 1.7 इंटू 10 की पावर -4, बड़ा नंबर कौन सा है, ये या वो, एक है 2 गुणा 10 की पावर -7 और एक है 17, ले लो इसको, हाँ ये वाली वैल्यू बड़ी है, ये वाली वैल्यू छोटी है, क्यों, इसमें डेसिमल के बाद 7 बार जीरो आया, मतलब 6 जीरो आई फिर 2 आया, इसमें 17 से पहले कितनी आएंगी, सिर्फ 3 डिजिट आएंगी। इसका मतलब तो ये हो गया 0.123 और 17, और ये हो गया 0.123 4 5 6 और ये 7, तो ये तो बहुत छोटा नंबर हो गया। तो ये वाली वैल्यू बहुत छोटी है,
तो अगर अल्फा स्मॉल है तो कौन सा मटेरियल बनेगा? मटेरियल कौन सा बनेगा? फिजिकली याद करो, नंबर पे मत जाओ। अगर अल्फा बहुत स्मॉल है तो कौन सा मटेरियल होता है? हाँ, एलॉय होते हैं। तो अल्फा की वैल्यू उसमें बहुत स्मॉल थी ना, तो एलॉय हो गए। तो देखो क्वेश्चन में सुनो, और ये वाला नंबर बड़ा है, और कमाल की बात यह है कि आपको किसी भी नंबर में मेटल आपको दे नहीं रखा नाम से, तो आप कौन से में से, अगर आपको एक कंपैरेटिव स्टडी पूछ ली गई कि इनमें से कौन सी वायर से आप रजिस्टर बनाना पसंद करोगे, तो क्या एनालिसिस निकालोगे? अगर आपको दो वैल्यू दे दी, एक ये दे दी मैंने और एक ये दे दी कि भाई हमें रजिस्टर चाहिए, तो कौन से मटेरियल का रजिस्टर बढ़िया रहेगा? किसकी? हाँ हाँ, तो अल्फा, अगर अगर अल्फा की वैल्यू स्मॉल है तो इसका मतलब क्या था? बात समझ आ गई? अब अगर मैं आपको इनकी वैल्यू एग्जैक्ट बताऊं तो देखो, ये अभी निकालता हूं मैं इनको यार। आ गया। तो 1.7 इंटू 10 की पावर -4, ये जो वैल्यू है, दिस इज फॉर निक्रोम। ये किसके लिए है? निक्रोम के लिए, ठीक है। और एक और वैल्यू को अगर मैं रख रहा था यार, ठीक, ठीक है। और ये जो वैल्यू है ये किसके लिए है? मेटल के लिए। बात समझ में आ गई? तो अगर आप लोग इस नंबर को देखें तो जहां 10 की पावर ये होंगी -4 और जहां 10 की पावर होगी -7 -8, इनसे आप पहचान लोगे कि ये मेटल है और ये एलॉय है, और इनसे आपको पता लग जाएगा। क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में क्या खासियत आई थी कि टेम्परेचर देखो 27 से 1027 पर पहुंच गया, जब सिर्फ 17 ओम का रजिस्टर बढ़ा था। रजिस्टर एलॉय से ही बनते हैं, कंडक्टर से नहीं बनते। कॉपर और सिल्वर से थोड़ी बनाओगे रजिस्टर। इसका रजिस्टर नहीं बनाओगे आप, इसलिए इसकी वैल्यू 5 ओम है। उसकी वैल्यू पहले से ही 1700 ओम थी, फिर उसकी वैल्यू 117 ओम हुई थी। तो ये कंपैरिजन आपको ध्यान रखना है। समझ में आ गई बात? इसको रट्टा नहीं मारना है, डेप्थ एनालिसिस करने हैं कि कौन सी वैल्यू किधर है, दिमाग इधर चलाना है। इट इज नॉट लाइक के आंसर निकाल दिया। अगर एनसीईआरटी के 2 क्वेश्चन है ना ऊपर और नीचे वाले, आप कभी भी देखना उनकी वैल्यूज में कुछ ना कुछ कनेक्शन मिलेगा, बिकॉज एनसीईआरटी इज डिजाइंड इन ए साइंटिफिक मैनर। इसलिए 2 क्वेश्चन अलग अलग थे
और आपको मेटल का नाम नहीं दे रखा, मटेरियल का नाम नहीं दे रखा, लेकिन आपको उसकी मैथमेटिकल वैल्यू दे रखी है, उससे हमने एनालिसिस करके निकाल लिया कि ये क्या है और ये क्या है। बात क्लियर हो गई ना? ऐसे समझ लेना इसको, ठीक है? अब तो नहीं फंसोगे इसमें, हैं? चलो, तो अब इसको लिख लो, निक्रोम की वैल्यू कितनी होती है। आपको वैसे डायरेक्ट नहीं लिखवा रखी कहीं, लेकिन यहां तो पता होना चाहिए ना कि भैया निक्रोम की वैल्यू हमें बता दी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ए सिल्वर वायर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 2.1 ओम। देखो यार, R1 की वैल्यू है 2.1 ओम, ठीक है? जब टेम्परेचर है T1 27.5 डिग्री सेल्सियस, 27.5 डिग्री सेल्सियस, एंड ए रेजिस्टेंस ऑफ 2.7 ओम, R2 की वैल्यू है 2.7 ओम एट 100 डिग्री सेल्सियस, एट 100 डिग्री सेल्सियस सिल्वर वायर है। डिटरमाइन द टेम्परेचर कोफिशिएंट, डिटरमाइन द टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी कि अल्फा निकालना है, ठीक है? अब सुनो यार, अल्फा की वैल्यू निकालनी है तो अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा आर बाय आर इंटू डेल्टा टी, यही करना है। डेल्टा आर क्या है? दोनों रेजिस्टेंस का डिफरेंस, तो कितना आ गया? 0.6, क्योंकि ये कितना आ रहा था? R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R1 और T2 माइनस T1। इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना टाइम सेविंग के लिए, तो 0.6। ओके, R1 कितना है बोलो? है R1 है 2.1। टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? हाँ है 72.5। अब इसको सोल्व कर लो भाई, उठा करके आप काट पीट लो, ठीक है? जब आप इसको काट देंगे तो आंसर आता है 0.00394, 0.12394 पर डिग्री सेल्सियस। अब इसको देखना भाई, 1 2 3 4, 3.94 इंटू 10 की पावर -4, ये आ गया ना? ठीक है, और अगर मैं इसी वैल्यू को यहां ले जाऊं तो 394 इंटू 10 की पावर -6 आ गई ना? अब देखो ये वैल्यू, अब यहां देखना, वहां कितना था? 1.7 था, यहां कितना है? 3.9। 10 की पावर -4 तो वहां भी था, यहां भी है। ये मल्टीपल जैसे ही बड़ा बन गया, कितना फैक्टर, कितने गुना वैल्यू बढ़ गई? ऑलमोस्ट दुगनी हो गई ना, ज्यादा हो गई ना? अगर आप इसको यहां देखेंगे तो 394 इंटू 10 की पावर -6, ये वाली वैल्यू आपको क्या दे रही है? कंडक्टर की वैल्यू। किसकी वैल्यू दे रही है ये? कंडक्टर की वैल्यू। क्यों? क्योंकि वैल्यू हमारी छोटी बनेगी, अल्फा मैथमेटिकली उसकी वैल्यू छोटी बनेगी मैथमेटिकल वे में, लेकिन उसका जो टेम्परेचर डिपेंडेंसी है वो किसका कम होगा किसका ज्यादा होगा वो उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है? तो ये हो गया हमारे पास 5th क्वेश्चन। हटा दें इसको, है? अब है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा हमें किस तरीके से वैल्यू दे रहा? एन हीटिंग एलिमेंट ऑफ निक्रोम कनेक्टेड टू ए
230 वोल्ट सप्लाई, ठीक है। निक्रोम की वैल्यू कितनी है? 230 वोल्ट पर उसका पोटेंशियल है, तो वोल्टेज लगाया 230 वोल्ट, ठीक है। तो भाई निक्रोम अगर लिख दिया तो अल्फा तो तुम डायरेक्ट लिख लोगे 1.7 इंटू 10⁻⁻4 पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ओके, सप्लाई ड्रॉ एन इनिशियल करंट ऑफ 3.2 एम्पियर, उसमें इनिशियली करंट आ रहा है 3.2 एम्पियर, विच सेटल आफ्टर ए फ्यू सेकेंड टू ए वैल्यू ऑफ 2.8 एम्पियर, कुछ समय के बाद करंट 2.8 एम्पियर उसमें एस्टेब्लिश हो गया। What is the temperature, steady temperature of the heating element if the room temperature is 27 डिग्री सेल्सियस? अगर T1 जो है 27 डिग्री सेल्सियस है, तो अब आपसे पूछ लिया गया कि भैया T2 की वैल्यू बताओ, ठीक है। अब तुम तो फंस गए, क्या हो गया? तुम लोग तो फंस जाओगे ना यहां पर। बोला सर ये तो क्या हो गया? नहीं, यहां पर हमारे को फॉर्मूला लिखना है V इज इक्वल टू आई आर। अगर R1 निकालना है तो V अपॉन I1 कर दो, R2 करना है तो V अपॉन I2 कर दो, ठीक है। तो V की वैल्यू कितनी है? 230, I1 कितना है? 3.2, 230 और 2.8, इस तरीके से हम लोग जो है इन दोनों को यहां रख लेंगे। तो अल्फा कितना हो जाएगा? R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R1, T2 माइनस T1, वही फॉर्मूला आ जाएगा भैया। T2 की वैल्यू तो हो जाएगी R2 माइनस R1, R1 अल्फा और प्लस T1, ठीक है। अब R2 को देख लो भैया, 230 डिवाइडेड बाय 2.8 माइनस 230 डिवाइडेड बाय 3.2 डिवाइडेड बाय R1, 230 divided by 3.2 and 1.7 into 10 की पावर -4, ठीक है। यहाँ से इसको ऐसे सॉल्व कर देंगे और प्लस इसमें कर देंगे 27 डिग्री सेल्सियस। अब जो आंसर आएगा कैलकुलेशन के बाद आप उसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा। अब इसको काट पीट के निपटा लो, डिवाइड ही तो करना है। अब तुम फंस गए, बोला सर ये डिवाइड कैसे होगा, हमसे तो ना हो रहा, ठीक है ना। देखो डेसिमल को खत्म करने के लिए अब ये चला जाएगा 2300 बटे 28, 28 से डायरेक्ट इस पे काट दो, इसका 28 का टेबल ले जाओ, ठीक है भाई। तो ये कहाँ जाएगा यार? ये जाएगा 5, 6, 7 पर जाएगा। ये कहाँ पर जाएगा? ये 7 पर जाएगा, देख लेना 100%, ठीक है। तो 7 इसके 2 डेसिमल में वैल्यू आ जाएगी। एक तो आ गई 7, 28 का 7 कर दो तो 6, 7 दूनी 14 और 5 19, 196। अगर मैं इसके सहायता से लिखूं, नहीं यार 7 नहीं, ये 8 आ रहा है। R2 की वैल्यू आ रही है 8 पर जा रहा है, 7 नहीं है 8 है। हाँ 82.14, ये इतना आ जाएगा। और ये हाँ 230 32 पर है, ये आएगा 7 पर, 7 और 71.8। इसको यहाँ रख लो और इसको यहाँ रख लो, दोनों को सॉल्व कर लो। आंसर, और इस क्वेश्चन का आंसर है भैया 867.3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये हो गया T2, ये हमने रखा। अब कोई इंसान हमारे YouTube पे कुछ आलोचक ये भी कह सकते हैं कि सर आप तो देख देख के आंसर लिख रहे हो। भाई देख के नहीं, हम कैलकुलेशन की हेल्प ले रहे हैं, प्रोसेस हमारा यहाँ तक सेम है, ठीक है।
क्योंकि यूट्यूब के ऊपर कौन किस मानसिक अवस्था में बैठा है, किस कौन से नशे में, हमें तो नहीं पता ना, कुछ भी छाप सकता है। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? तो वो चीज़ होती है भाई। तो ये हो गया हमारे पास कॉन्सेप्ट किसका, टेम्परेचर से रिलेटेड। ठीक है, याद रखना। हाँ, मोटिवेशन, ओके, सही बात है यार। मोटिवेशन एक बड़ा ही वाहियात किस्म का टॉपिक है, जो कि यूट्यूब के जन्म के साथ ही पैदा हुआ है। ठीक है, मोटिवेशन से आप लोग क्या समझते हो? तुम्हारे अंदर की आग है, बोला आज चीर देंगे फाड़ देंगे, ये इट्स नथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, मोटिवेशन का जो असली मतलब है हिंदी में, वो प्रेरणा से रिलेटेड है। और जिसको आप इंस्पिरेशन समझते हो, वो बेसिकली एक मेंटल फीलिंग होती है। इंस्पिरेशन इज अ फीलिंग, आपको वो फील होता है। लेकिन हकीकत ये है कि मोटिवेशन नाम का जो एक कॉन्सेप्ट यहां चला है, जिस सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीकर ये जो बने घूमते हैं, आप देखोगे कोई भी इंस्पिरेशनल नहीं है, कोई भी आपको। अच्छा, उनके जो है ना सिनेमैटिक इफेक्ट के वीडियो आते हैं, ये जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं ना, ये भाई साहब अगर बिना सॉफ्टवेयर लिए अगर तुम्हें इंस्पायर कर दें तो मैं मान जाऊं। अरे भाई, जब तुम्हारा कंटेंट ही नकली है, सॉफ्टवेयर बेस्ड है, तो साला तुम एक ह्यूमन को कैसे मोटिवेट कर दोगे भैया? तो ये एक बहुत ही मिसगाइडेड कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इंसान जब बदलता है ना, या आपको अगर सक्सेस चाहिए, सक्सेस छोड़ो यार, सक्सेस पे तो सब गए। मैं कहता हूं तुम्हें यार एक बात बताओ, कोई लड़की पसंद आ गई, साला कौन मोटिवेशन का लेक्चर दिया था बे तुम्हें? बताओ। अपने मुंह का खाना उसको दे सकते हो तुम, कहां से आया मोटिवेशन? लड़की पटाने का एक भी मोटिवेशनल वीडियो ना बनता। साला ये पढ़ने के लिए ही क्यों बनता है? कुछ तो लोचा है, कुछ तो ड्रामा है कि सही काम के लिए तो मोटिवेशन चाहिए, बिगड़ने के लिए कोई मोटिवेशन ना चाहिए। ये YouTube के ऊपर लोगों के द्वारा एक मिसगाइडेंस का कॉन्सेप्ट है। सच्चाई ये है कि मोटिवेशन नाम की चीज कोई एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है भाई साहब, इस धरती पे सबसे बड़ा मोटिवेशन पता क्या होता है? भूख। लड़की पटाने के लिए पता क्या मोटिवेशन मिला था? शरीर की भूख। दैट इज फिजिकल, टू गेट फिजिकल विद हर, दैट इज द ओनली डिजायर। नहीं तो एक लड़की क्या लेगी तुम्हारे को जीवन में? शी इज स्टूडेंट, यू आर ऑल्सो स्टूडेंट। वो अपने बाप के दिए पे पढ़ रही है, तुम अपने बाप के दिए पे पढ़ रहे हो। वो तुम्हारी लाइफ कैसे सिक्योर कर देगी और तुम उसकी कैसे कर दोगे, जब तुम पहले ही किसी और पे डिपेंडेंट हो? तो लड़की पटाने का मोटिवेशन कहां से आया? भूख से आया, जरूरत से आया। बेटा, जिस दिन ये पता लग गया ना कि पढ़ाई की जरूरत क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है, ये कैसे तुम्हारे जीवन को बदल सकती है, उस दिन पढ़ाई हो जाएगी। और जब तक ये है हाँ चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मौज मस्ती है, नहीं होती पढ़ाई। अच्छा, इसके लिए ना सबसे ज्यादा गुनहगार पेरेंट्स है। अच्छा, मैं पेरेंट्स को इतना क्यों क्रिटिसाइज करता हूं? क्योंकि यार मैं खुद पेरेंट बनने के बाद समझ में आया है कि मेरे जो आसपास के, जो मेरे एज ग्रुप के अपने बच्चों को कैसे डील कर रहे हैं।
हम भी तो देखते हैं ना। तो पेरेंट्स का बहुत बड़ा लफड़ा है। इसीलिए मोटिवेशनल कहानियां, मोटिवेशनल लेक्चर्स, मोटिवेशनल रील्स देखनी बंद कर दो। ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो कि ब्रेन में सिर्फ डोपामाइन देगा और टेम्परेरीली एड्रेनलिन देगा। एंड टेम्परेरी प्लेजर जीवन में कभी भी आपको आगे नहीं बढ़ा सकता। अब सवाल उठता है कि भाई पढ़ाई के लिए, सुनो, अब सवाल उठता है पढ़ोगे कैसे, कहां से आएगा मोटिवेशन। असर ऐसे तो ना हो रहा। देखो भाई, पढ़ने हर कोई बच्चा चाहता है, कोई बच्चा ये नहीं चाहता कि हम ना पढ़े। प्रॉब्लम ये है कि जब साइंस पढ़ने बैठता है तो साला साइंस हो जाती है, मैथ नहीं आता। और जब मैथ करते हैं तो साइंस छूट जा रहा है। दिक्कत फंस रही है आप। अच्छा, आग में घी का काम कर दिया 11वीं में मैथ छोड़ के। जो सो कॉल्ड ये बच्चे पीसीबी लेकर के होम साइंस, फिजिकल साइंस और हिंदी, जो ऐसे साइंस की डेवलपमेंट में होम साइंस का क्या रोल। 11th क्लास में पीसीबी वाले बच्चे फिजिक्स में लुढ़कते हैं, दे कंपार्टमेंट पे कंपार्टमेंट। और जब से ये आया है ना डब्लू वनडे वाला, जिसके तुम वो कल तुम्हारे को गली में पकड़ के आज भी खड़े थे ना यार, देखो ना इनका मतलब, कोई इंस्टीट्यूट कैसे क्वालिटी दे देगा यार, जो गली गली में जाकर के पकड़ रहा है। आज भी खड़े होंगे ना, हाँ, वो जब तक खड़े रहेंगे जब तक उनका 2-4 ना धरे जाएंगे। 2-4 को पीट दो, मतलब भाग यहां से, अल्लाह तेरा जोड़ा वोड़ा ही नहीं, मैं अभी आग लगाया, दिखाऊं तेरे को काम किसके। हाँ हाँ, तो भाई देखो यार, उनका काम है पैसा कमाना, दे वॉन्ट मनी एंड दे सी यू एज ए कस्टमर। एक बात बताओ, कभी कोई शिक्षक रोड पे खड़ा होके विद्यार्थी को पकड़ेगा क्या? रोड पे खड़ा होके इंसान सिर्फ कस्टमर पकड़ता है। तुम उनके लिए कस्टमर हो जो तुम्हारे को रोड पे पंपलेट देता है, चाहे कोई सा भी बड़ा इंस्टीट्यूट हो। और तुम मुझे अगर वो इंस्टीट्यूट ला के दिखा दो तो एक वीडियो ही बना के भेज दूंगा मैं, तो ले आना कल, और नहीं तो क्या। और रखा है तो भी ले आ, है जिसने तुझे पकड़ा था तो। हाँ, आजा, ले इधर आ, और नहीं तो क्या। अरे इधर आना, कैमरे में आकर, तू क्या बात हो रही है। ये देखो, दिखा कौन सी कंपनी प्रचार कर रही है गली गली में घूम के, दिखाइयो। ये देखो भाई, अच्छा वो अपना नंबर भी दे के गए थे, नंबर को भी वायरल कर दे। हाँ ये ले, ये इनका ये कागज पे लिखा लो भाई, ये तुम्हारे, ये मतलब यार तुम लोग कर क्या रहे हो, ये कस्टमर ढूंढ रहे हो बैठ करके पांडे जी। आदि मचा दई। अच्छा ये बता, कहां पर पकड़ा था इन्होंने तेरे को? इनसे उस वाले पे है, जैसे ही तुम लोग अपने क्लास से बाहर निकले, गली में ही पकड़ लिया था? गली में नहीं, मैं अपने दोस्त के साथ घूमता था। अच्छा, फिर क्या बोले? पहले कहा 1 मिनट ले सकते हैं आपका। अच्छा, फिर क्या कहते हैं, नाम पूछे, पहले देखा नहीं हम तो अपना बात करते हुए चलते थे। हाँ, तो जैसे हमें एकदम से रोक लिया। हाँ, देख रहे कोई इंस्टीट्यूट में देखा तो वीडियो बना रहे थे। अच्छा, तो मतलब फिर इन्होंने कहा क्या क्या तुम्हें? इन्होंने ये कहा था इवेंट है 31 तारीख को, हाँ, तो उसमें आने के लिए बोला था। अच्छा, और क्या कहते हैं, ये पूछा, नाम पूछा था, हाँ, नंबर भी पूछ रहे थे। अच्छा, फिर तूने नंबर दे दिया? नहीं, लास्ट का गलत डिजिट बता दिया। हाँ, अच्छा, सही, फिर कुछ नहीं, जल्दी जल्दी करके वहां से निकल लिया मैं, अच्छा, क्योंकि टाइम वेस्ट करना नहीं था। हाँ। वैसे दोस्त से मिलने 1 महीने बाद आया था। अच्छा, ये बढ़िया कर रहे हैं फिर। अच्छा, तो फिर और भी इन्होंने कुछ बोला है, बस इतना ही दे के चले गए? नहीं, ये कहा था कि अपने क्लास के बच्चे को ग्रुप में जो नंबर दे रखा है उस पर सर को भेज देना अपने क्लास के ग्रुप का,
और अच्छा। बच्चे को बता भी देना अच्छा। कि क्या कहते इवेंट हो रहा है वहाँ पे। हाँ चल ठीक है। बताओ यार, अरे भाई साहब ये ठीक है यार, मार्केटिंग करो, लेकिन ये क्या आता को बता दिया कस्टमर पर, बच्चों को तुम कस्टमर बना रहे हो। ठीक है, तो भाई ये तो दुनियादारी देखो ऐसे चली रही है। और देखो ये हर जगह घूम रहे हैं। अच्छा आपको मैं ना अब सच्चाई बता रहा हूं यार, कोई भी आईआईटी कभी, या आईआईटी का कोई प्रोफेसर रोड पे आएगा क्या? आओ मैं तुम्हें कंप्यूटर साइंस में बीटेक कराऊं। कभी एम्स का कोई डॉक्टर आएगा क्या? अच्छा कभी तुमने किसी स्कूल को, बड़े स्कूल को, कोई भी एस्टेब्लिश्ड रिकॉग्नाइज्ड स्कूल में, कोई बड़ा स्कूल से मतलब ये नहीं है कि बहुत नामी गिरामी ना, कोई भी साधारण किस्म का स्कूल, कभी तुमने उसको देखा ऐसे पंपलेट बांटते हुए? इवन यार जिस स्कूल में तुम पढ़ रहे हो, क्या तुम तो पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे हो ना, तुम्हारा तो प्राइवेट स्कूल है, क्या उन स्कूलों के भी पंपलेट बांट रहे हैं वो ऐसे खड़े हो गए, लो जी हमारे स्कूल में आओ जी, लो जी? भाई साहब वो शिक्षा दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पढ़ा रहे हैं। जो लोग तुम्हें रोड पर ऐसे बांट रहे हैं ना, ये कस्टमर ढूंढ रहे हैं। दे वांट कस्टमर्स, दे डोंट वांट स्टूडेंट्स। यार एक बात बताओ, इनको ये नहीं पता रोड पे चलते हुए किस ब्रांच का स्टूडेंट है? कोई मतलब नहीं है। वो पहले से पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, पहले क्या पढ़ रहा है उसका क्या, अरे वो फेल हुआ है या पास हुआ है ये भी मतलब नहीं है। बस बस्ता देखा है। बस जिसके जिसके कंधे पे बस्ता देखा, पंपलेट पकड़ा दिया, बोला आ जाओ जल्दी से। मतलब यार चल ही रहा है। अच्छा इस मामले में अगर तुम देखोगे तो जो बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, जो वेल एस्टेब्लिश है, जो 15 20 30 साल से जो पढ़ा रहे हैं, आईआईटी जेई कोचिंग देख रहे हैं, आप देखोगे कि वो भी इतना बुरा हाल नहीं कर रहे। नारायणा देख लो या कोई भी इंस्टीट्यूट देख लो, XYZ, वो तुम्हें ऐसे गली गली में तो नहीं पकड़ रहे ना। तो यार हो रहा है ये भाई कुछ ना है, अपना लगा रहे हैं पैसा और खा रहे हैं, इन्वेस्टर की अमाउंट है। आपको मैं अगर इसकी काली सच्चाई बताऊं ना, क्योंकि यार देखो हमने तो लॉ में कंपनी लॉ पढ़ा है और मैं तो इनको उधेड़ के फेंक सकता हूं, मुझे तो पता है कि क्या सिस्टम है। ठीक है, क्योंकि हम तो लॉ पढ़ रहे हैं, फिजिक्स भी है और लॉ भी हमारे पास। तो मैंने LLB में यही पढ़ा कि यार ये कंपनी बनती कैसे है, क्या इनका सिस्टम होता है, क्या इनके लॉ हैं, और हिंदुस्तान में कितनी कंपनियां बनती हैं और कितनी डिसॉल्व होती हैं और किस रेट से बढ़नी चाहिए, और अगर वो एक्सपोनेंशियल बढ़ रही है या कुछ और हो रहा है। यार जैसे मैं तुम्हें उदाहरण दूं, हल्दीराम को बनने में कितने साल लगे? हल्दीराम को एक ब्रांड बनने में कितने साल लगे? ठीक है ना। अच्छा आप बहुत पहले से सुनते आओगे रेडिसन होटल, आप सुनते आओगे हिल्टन होटल, साला ओयो होटल तो हमने आज तक ना सुना, लेकिन ओयो ही ओयो छाया पड़ा है। तो ओयो में क्या हो रहा है? नस्लें बर्बाद हो रही हैं, कच्चे आम टूट रहे हैं, और क्या हो रहा है? यही तो हो रहा है ना ओयो में। ठीक है ना, द बॉडी इज गेटिंग यूज्ड बिफोर इट गेट मैच्योर। ठीक है, बच्चे जो हैं आजकल के बच्चे जो हैं मोरल डिमोरलाइज क्यों रहते हैं? क्यों उनको वो अच्छा फिर जब फिर उनका मोरल डाउन होता है, फिर वो सिनेमेटिक इफेक्ट वाले मोटिवेशनल स्पीकर आ गए, ले बेटे मौज कर देंगे तेरी यूं। भाई देखो समाज जो चल रहा है ना, वो पैसे की तरफ भागा जा रहा है, और तुम्हारे को जो है ना इस चीज से बचना है। हमेशा ये मान लेना, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, जो इंसान रोड पे खड़ा करके मार्केटिंग कर रहा है ना, क्वालिटी नहीं है 100%। PW वाले में अगर है ना दमखम तो बता दे। मैं कह रहा हूं PW का पांडे जी जो अपने आप को सो कॉल्ड वो कह रहे हैं, मैं ऑनलाइन रिकॉर्ड पे यूट्यूब पे बोल रहा हूं, पांडे जी जेई का या नीट का पेपर ऑनलाइन आके सॉल्व कर दे, मान जाऊंगा भाई दमखम है। बच्चों के सामने जैसे वो मीटअप करते हैं ना, ग्रैंड मीटअप, हाँ तो ऐसी ग्रैंड मीटअप में वो एक बार 10 सवाल सोल्व करके दिखा दे, कर ही नहीं सकता, आता ही नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। और देखो यार मेरा जो है ना, ये कोई कंट्रोवर्सी के लिए मैं नहीं कर रहा, ना मैं फेम के लिए, मैं एक वो सच्चाई रख रहा हूं समाज की जो हमारी गलियों तक
है इस तरीके से जो बच्चों को इस लेवल पे मिसगाइडेंस करा जा रहा है। और गवर्नमेंट से भी मेरी अपील है कि भाई इस तरीके से बच्चों को कस्टमर होने से बचाओ प्लीज। कुछ तो इनके लिए मान मर्यादाएं, या मेरा कहने का मतलब है फॉर द इंस्टीट्यूशन एंड फॉर देयर मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज आई आस्क द गवर्नमेंट हैव सम rules and regulation, beyond that they must not go, because if by this way they are approaching to the students to the every corner of the street, so by this way they can manipulate the student, but they will ultimately they will fail to deliver the quality education to the student, because their main agenda is to get as much as of customer instead of educating the students. Getting the customer and educating the student are two different concepts living behind together, and this way it need a very serious concern. It's not like कि यार हम इनसे इफेक्ट हो रहे हैं और मैं किसी जलन द्वेष या इनसिक्योरिटी में ये बात बोल रहा हूँ। हमारा जो जैसा चलना है, जिस तरीके से हम लोग चल रहे हैं, वो तो हम लोग तो अपनी लोकल मार्केट में एक तरीके से चल रहे हैं। तो हमारा जो पढ़ाने का स्टाइल है, अच्छा है बुरा है जैसा भी है, ठीक है, हम लोग अपने तरीके पे है और हमारे स्टूडेंट तरीके से हमारे ही है। लेकिन मिसगाइडेंस का लेवल देखो, पहले इनका एजेंडा था फ्री पढ़ाएंगे, है क्या? हाँ, पढ़ लो चाहे यहीं से सिलेक्शन। यार क्या सिलेक्शन, मतलब किस चीज का? अभी रिजल्ट आ जाएगा नीट का और दिखा देंगे, पूछ लेंगे भाई टोटल नंबर ऑफ एनरोलमेंट एंड हाउ मच आउट ऑफ द परसेंटेज कैसे निकलेगी। जितने उन्होंने पढ़ाए उसमें से जितने सिलेक्शन हुए, तब अपनी टैगलाइन बनाओ कि भैया हमने 1 लाख पढ़ाए और उसमें से 98,000 सिलेक्शन हुए, वी हैव अ 98% सक्सेस रेट। साला 1 लाख पढ़ा करके भाई 50 सिलेक्शन दे रहे हो, मारो जूते तुम्हारे। इससे ज्यादा तो बढ़िया है हम अपना ट्यूशन पढ़ा करके, अगर मान लीजिए हमने 100 बच्चे पढ़ाए, 100 के 100 पास हो रहे हैं, सही है क्या नहीं है? हमारा उनसे तो। और हमेशा एक बात याद रखो भाई, चाहे कोई भी सब्जेक्ट है, फैक्ट यही है, हर बच्चा आईआईटी के लिए नहीं बना, हर बच्चा नीट के लिए नहीं बना, और जीवन में सिर्फ यही 2 प्रोफेशन नहीं। यार लाइफ में बहुत कुछ है करने को, जो तुम्हें पंपलेट बांट रहे हैं वो खुद आईआईटी नहीं कर पाए। सोचो, ठीक है? तो इन मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी से बचना और देखना। अगला एक क्वेश्चन कर लेते हैं अभी, ठीक है? तो देखो, अब है कि क्वेश्चन नंबर 9 एनसीईआरटी का, द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन ए कॉपर कंडक्टर, क्वेश्चन नंबर 9 है, एज 8.5 इंटू 10⁻28 पर मीटर क्यूब, ठीक है? तो नंबर दे दिया 8.5 इंटू 10⁻28 पर मीटर क्यूब, ठीक है? हाउ लॉन्ग डज एन इलेक्ट्रॉन टेक टू ड्रिफ्ट वन एंड ऑफ ए वायर 3 मीटर लॉन्ग टू इट्स अदर एंड? तो 3 मीटर है। हाँ, द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज दिस, एरिया दे दिया 2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, एंड इट इज कैरिंग ए करंट ऑफ 3 एम्पियर, और वो करंट ले रहा है 3 एम्पियर, ठीक है? अब बताओ इसमें क्या होगा। देखो बच्चों, समय पूछ लिया कि 3 मीटर की तार में एक इलेक्ट्रॉन को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा। अब आपको पता है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो कुछ मिलीमीटर पर सेकंड की होती है, ठीक है ना? बहुत छोटी वैल्यू है, यानी कि 1 सेकंड में वो कुछ मिलीमीटर ही जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द पोटेंशियल का वैल्यू ऑफ करंट और नेचर ऑफ द मटेरियल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ, बहुत सारे फैक्टर हैं, ठीक है? टेम्परेचर का भी रोल अब तो आपको समझ में आ ही गया,
भाई किस तापमान पे आप उसको फ्लो करा रहे हो। तो यार करंट की वैल्यू थी बेटा NeAVD, सही बात है ना। और मैंने आपको टाइम का फॉर्मूला बताया था L/VD, ये था ना डिस्टेंस बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब VD की वैल्यू यहां से निकाल लो, तो VD की वैल्यू हो जाएगी I/NEA, ठीक है। तो T की वैल्यू हो जाएगी L/I/NEA, इतना टाइम लगेगा। अब ये सारी वैल्यू तो इसमें गिवन है, 3 मीटर है, नंबर दे रखा है 8.5 गुणा 10 की पावर 28, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू -19, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है 2 गुणा 10 की पावर -6, और करंट होता है 3, ठीक है भाई। तो यही आ गया यार, 3 से तो 3 काट दो, अब इन सब को गुणा कर दो। 19 और 6, सुनो बच्चों, 19 और 6 25, 28 में से 25 गए 3, 16 दूनी 32, 3.2, तो 8.5 गुणा 3.2 गुणा 10 की पावर 3 सेकंड में उत्तर आएगा ना ये तो, ठीक है। अब इसको कर दो, 85 को 32 से गुणा कर दो, तो 85 दूनी कितना हो जाएगा 170, 0 17, और 85 दिए कितना हो जाएगा भाई, एक 255 होना चाहिए। 85 3 255 होता है ना, 5 दिए 15, 8 दिए 24, हाँ 255, बाप बेटे 255 हो गया ना, तो 25.5 आ गया, और 10 की पावर 3, एक हटा दो 25, और 500 सेकंड, 25,500 सेकंड, यही आ रहा है। हाँ यही आ रहा है, अप्रोक्सीमेट इतना ही है। इन्होंने ले लिया 2730 सेकंड, हमारा आ रहा है 25,500, किताब का आंसर है 2730 सेकंड। कहाँ गड़बड़ हुई है रे? हम्म, 1.14, तो 1.1 10 की पावर -4, हाँ चलो यार ठीक है ना, फिर भी थोड़ी बहुत काटापेटी इधर होगी। बाकी अप्रोक्सीमेशन अगर हमारी पावर ठीक है तो सेकंडों का तो क्या है, अप्रोक्सीमेट इतना आ रहा है। देखो अप्रोक्सीमेशन हम इसका आंसर दे रहे हैं, एग्जैक्ट आंसर इतना है। आपको वहीं से क्वेश्चन से ही पता लग जाएगा कि जो जो नंबर 2 की लाइन में है और यहाँ 25 और 27 की लाइन में है। बात समझ में आ गई ना? अंदाजतन इतना आ रहा है, और तो इसमें कोई वैल्यू होगी नहीं यार। फिर भी अगर एग्जैक्ट आंसर के लिए हम इसको वेरीफाई करें तो क्या बचा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला था I/NEA। करंट कितना एम्पेयर था भाई इसमें 3, तो नंबर है 8.5 गुणा 10 की पावर 28, 1.6 -19, और एरिया कितना है 2 गुणा 10 की पावर -6। अब इसको करते हैं यार, 19 और 6 25, 10 की पावर -3, ऊपर गया तो 10 की पावर -3 यहाँ आ गया, ठीक है भाई। और 3.2 और 3/3.2 इंटू 8.5 इंटू 10 की पावर -3, हाँ तो -3 में ही तो आंसर है यार, और हमारा यहाँ पर आ गया प्लस में, तो सही आंसर। एवरेज रेंज हमारी सही है एकदम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डेसिमल में थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है, ठीक है ना। अंदाजतन लगा लो, इसकी कैलकुलेशन डाल लोगे तो वही आ रहा है, क्रॉस चेक में भी, ठीक है। वैल्यू तो सेम ही है ना, नंबर तो, हाँ। तो इस तरीके से जो है हम लोग इसको समझ लेंगे, और ये हमारे पास एक अप्रोक्सीमेशन टाइम आ जाएगा। अच्छा एक बात मैं आपको बताऊं, जब भी अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन आपके पास उसमें आ गया ना, ठीक है, तो आप ये मान के चलो कि यहां से अगर आप इसको तकरीबन इतना सेकंड आया तो कितने मिनट होंगे, कितने मिनट होंगे?
हाँ, और अगर कितने आवर्स हो गए तो, हाँ तो कितने हो जाएंगे, तो 3600 हो जाएंगे ना, तो 2 जीरो कट जाएंगी, तो 255 को अगर आप 36 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 7 आना चाहिए। 7 का 2, 4, 7 21 4 25, 252, 7 पर आएगा भैया, गारंटेड। ठीक है, कितना है? रुक जाओ, अभी कैलकुलेटर से आपको अभी एग्जैक्टली बता रहा हूँ, रुको यार। कितना आ रहा है? 25,500 बाद में 3600, 7.08। ठीक है, 7.08, यानी कि अप्रोक्सीमेट 7 आवर्स आ गए। 7 आवर्स आ गए, और बुक का जो डायरेक्ट आंसर है वो है 7.5 आवर्स। ये बुक का आंसर है। क्या अंतर आ रहा है डेसिमल की वैल्यू में? ठीक है ना। तो ये इस तरीके के अंदाजे जब आप मारोगे ना, और फिजिक्स में ऐसे अंदाजे मारने शॉर्टर टाइम में, ये सीख लो, बहुत काम आएंगे तुम्हारे को। अप्रोक्सीमेशन मारो ना भाई, अप्रोक्सीमेशन मारने सीखो, नहीं तो एंट्रेंस में 1 मिनट में क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। एंजॉय। तो भाई आज थी हमारी एनसीईआरटी की न्यूमेरिकल की क्लास, बाकी की बातचीत हम कल करेंगे। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।